तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फॉरेक्स चैप्टर में कैसे काम करता है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए। मैंने जो आपको डेरिवेटिव चैप्टर में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए। मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले इसके फीचर्स रिवाइज करते हैं। तो पहला आ रहा है कि वन पार्टी हैज़ द राइट एंड अदर हैज़ दी ऑब्लिगेशन। आर का मतलब राइट है, ओ का मतलब ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब ये निकलता है कि जिस पार्टी के पास राइट है वो मैच्योरिटी डेट के दिन ये डिसाइड कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना है कि नहीं। यानी अगर वो बंदा चाहे तो जैसा जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा वैसा वैसा किया जाएगा, और अगर वो बंदा चाहे तो वो वैसा नहीं करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा। ठीक है। तो जिस पार्टी के पास राइट होता है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि मैच्योरिटी डेट को वो डिसाइड कर ले कि उसको अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लिया जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातों को एग्जीक्यूट कर लिया जाए। और अगर उसका मन नहीं कर रहा, यानी कि उसको लॉस दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन पे, तो वो लैप्स कर देगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करेगा। टी इज इक्वल टू जीरो में प्रीमियम इज पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर। तो दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर, और बीच में स्टॉक एक्सचेंज आता है। जो ऑप्शन बायर होता है वही बंदा होता है जिसके पास राइट होता है, और ऑप्शन सेलर वही बंदा होता है जिसके पास ऑब्लिगेशन होता है। तो सिंस ऑप्शन बायर ही वो बंदा है जिसके पास ये राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाए या नहीं किया जाए, तो सिंस वो एक राइट एंजॉय कर रहा है उसको कुछ ना कुछ पैसा देना चाहिए, तो वो प्रीमियम पे कर देगा टू द ऑप्शन सेलर। यूजुअली हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है ऑप्शन सेलर को, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऑप्शन बायर स्टॉक एक्सचेंज को प्रीमियम अमाउंट दे देता है और स्टॉक एक्सचेंज प्रीमियम अमाउंट सेलर को ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मैच्योरिटी डेट के दिन क्या होगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टी जिसके पास राइट है कि उसका मन कर रहा है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाए या नहीं किया जाए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट को बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज करना, और कॉन्ट्रैक्ट को नॉट एग्जीक्यूट करने को बोलते हैं लैप्स कर देना ऑप्शन को। तो अगर ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो फिजिकल सेटलमेंट करना है या कैश सेटलमेंट करना है। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब होता है जिस अंडरलाइंग एसेट पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका लेन देन कर देना, और कैश सेटलमेंट का मतलब होता है कि ये कैलकुलेट करना कि किस पार्टी को प्रॉफिट हुआ है और किस पार्टी को लॉस हुआ है, और लॉस वाली पार्टी पैसा दे देगी प्रॉफिट वाली पार्टी को द डिफरेंस अमाउंट। मार्जिन डिपॉजिट होती है यहाँ पे, तो सिंस स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है यहाँ पे तो मार्जिन मनी डिपॉजिट करवाती है ऑप्शन बायर से भी और ऑप्शन सेलर से भी। रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट इज डन। इसका मतलब ये है कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है टी इजिकल टू जीरो से लेकर के टी टू मैच्योरिटी तक। उसके साथ ही उससे जो बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फ्लक्चुएट होता रहेगा टी इजिकल टू जीरो से लेकर के टी इजिकल टू मैच्योरिटी तक। इनके डेली बेसिस में नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। यहाँ पर भी हम जो पढ़ने वाले हैं यानी कि करेंसी ऑप्शंस, यानी कि जहाँ पर अंडरलाइंग एसेट करेंसीज हैं लाइक रुपीज़, पाउंड, डॉलर्स, उससे बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है करेंसी ऑप्शंस। तो करेंसी ऑप्शंस भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। रेगुलेटेड, तो सिंस स्टॉक एक्सचेंज आ गया बीच में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जो पीस ऑफ पेपर तैयार किया गया है वो स्टॉक एक्सचेंज ने तैयार कर दिया, इनके कितने लॉट साइज़ पर, कौन से अंडरलाइंग एसेट पर, ये सारी बातें स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड कर ली। मैं एज एन ऑप्शन बायर और एज एन ऑप्शन सेलर सिर्फ इतना डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है कि नहीं करना। बाकी सारी बातें स्टॉक एक्सचेंज ने ऑलरेडी उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में लिख दी हैं। नो क्रेडिट रिस्क, तो सिंस स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और मार्जिन मनी यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला जो अमाउंट है वो भी स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा कराना पड़ता है। यहाँ पर वर्चुअली कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को धोखा नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन भी दो तरीके के होते हैं,
एक होता है सी प्लस, एक होता है सी माइनस। सी प्लस का मतलब होता है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट अ फ्यूचर डेट, और सी माइनस का मतलब होता है आपने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया है द अंडरलाइंग एसेट एट अ फ्यूचर डेट। सी प्लस वाला वो बंदा होता है जिसने ऑप्शन बाय किया है, सी माइनस वाला वो बंदा होता है जिसने ऑप्शन सेल किया है। पुट ऑप्शन में भी ऐसे ही होता है। पुट ऑप्शन में एक पी प्लस होता है, एक पी माइनस होता है। पी प्लस वाले का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, मतलब उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ फ्यूचर डेट वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है। और पी माइनस का मतलब होता है कि उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट अ फ्यूचर डेट किया है। सी प्लस मतलब ऑप्शन बायर, शॉर्ट में बोलेंगे तो ओ बी। पी माइनस मतलब ऑप्शन सेलर। पी प्लस का मतलब ऑप्शन बायर और पी माइनस का मतलब ऑप्शन सेलर। तो आपको दिख गया होगा कि जो ऑप्शन बायर हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन में सी प्लस, पुट ऑप्शन में पी प्लस, ये दोनों बंदे ऑप्शन बायर हैं और ये दोनों बंदों को राइट मिल जाता है। और जो दूसरे बंदे हैं विच इज़ ऑप्शन सेलर, यानी कि सी माइनस एंड पी माइनस, इनका ऑब्लिगेशन रहता है। हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सके, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सी प्लस और पी माइनस का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सेम है, और सी माइनस और पी प्लस का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सेम है। सी प्लस वाला और पी माइनस वाला क्या कर रहे हैं, तो लोग कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर रहे हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग एक एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं कि फ्यूचर डेट में जो अंडरलाइंग एसेट है वो बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर लिया। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर लेते हैं, आप अपना बाइंग प्राइस यानी कि परचेज प्राइस फिक्स कर लेते हैं। अब आप क्या कोशिश करेंगे कि सिंस आपका बाइंग प्राइस यानी कि परचेज प्राइस फिक्स हो चुका है, अब आप ऊंचे दाम में बेच देंगे और नीचे दाम में परचेज कर लेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और प्रॉफिट कमा लेंगे। सी माइनस और पी प्लस वाले ये सोचते हैं कि अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है वो गिर जाए क्योंकि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया हुआ है। तो अगर आपने कोई चीज़ सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि जो ऊंचे दाम पे बेचने की बात है यानी कि सेलिंग प्राइस है उसको फिक्स कर लेते हैं, और कल को जब अंडरलाइंग ऐसे गिर जाएगी यहाँ से नीचे, तो नीचे दाम में परचेस कर लूँगा मार्केट से, और ऊंचे दाम में बेचा हुआ है यानी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इस तरीके से प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोनों पार्टीज यानी कि सी प्लस हो या पी माइनस वाली पार्टी हो या सी माइनस पी प्लस वाली पार्टी हो, दोनों अपना अपना प्रॉफिट सोच के चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फॉरेक्स चैप्टर में हम लोग कौन से अंडरलाइंग एसेट पे बात करेंगे, तो हम लोग रुपीज़, डॉलर्स, पाउंड यानी कि करेंसीज पर बात करेंगे, और उससे बना हुआ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, जिसे हम करेंसी ऑप्शंस भी कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इन द मनी यानी कि आईटीएम, एट द मनी यानी कि एटीएम, और ओटीएम यानी कि आउट द मनी क्या होता है। वहाँ पर मैंने ये बताया था कि शेयर प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, इन दोनों को अगर हम सामने लेके चलें, तो अगर शेयर प्राइस आज की डेट में ज़्यादा है लाइक 120 और एक्साइज प्राइस कम है, तो हम बोलेंगे कि कॉल ऑप्शन इन द मनी है लेकिन पुट ऑप्शन आउट द मनी है। अगर शेयर की प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस एक्सरसाइज प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस के बराबर हो जाए तो हम उसे एट द मनी कहते हैं, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो। और अगर शेयर की प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट जो है वो 90 हो गया और एक्साइज प्राइस 100 है, तो हम बोलेंगे कॉल ऑप्शन आउट द मनी है लेकिन पुट ऑप्शन इन द मनी है यानी कि आईटीएम है। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट में अलग अलग कोड्स किस तरीके से दिए रहते हैं जहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मार्केट के कोड्स इस तरीके से होते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट जाओगे और अगर आप किसी कंपनी के शेयर की बात करोगे, मान के चलो मैंने एबीसी कंपनी ली और एबीसी कंपनी का जो शेयर है वो येलो शेयर है, तो टी इजकल टू ज़ीरो में येलो शेयर की जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो 120 रुपीज़ पर शेयर चल रही है। दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। इसका मतलब ये है कि अंडरलाइंग एसेट यानी कि जो शेयर होता है उसका जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। ठीक है। तो जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है वो सब्जेक्ट टू चेंज है यानी कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर आप इस पर यानी कि एबीसी कंपनी के शेयर पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, तो 3 महीने का अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसका जो एक्साइज प्राइस होता है जिसे हम शॉर्ट में ई बोलते हैं, यहाँ पे मैंने उसको रेड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो मान के चलो 100 रुपये पर शेयर है। दिस विल नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज प्राइस होती है यानी कि जो आप बोलते हो ना कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द शेयर एट अ फ्यूचर डेट, वो किस प्राइस पे करोगे, वो एक्सरसाइज प्राइस पे करोगे यानी कि स्ट्राइक प्राइस पे करोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करना है या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करना है वो एक्सरसाइज प्राइस पे होता है यानी कि स्ट्राइक प्राइस पे होता है।
यानी कि जो परचेज प्राइस ने फिक्स की उसे एक्साइज प्राइस बोलते हैं, जो सेलिंग प्राइस आपने फिक्स की उसको आप एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। तो अगर आपने 100 रुपये पर शेयर पे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो आपका जो 100 रुपये पर शेयर है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मान के चलो जो लॉट साइज है वो 40 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना है एबीसी कंपनी के शेयर के पीछे तो 40 शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी पर करना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से अगर दिखता है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वहाँ पर कहीं पर लिखा होगा 40 शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी एट द रेट 100 रुपये पर शेयर, दिस इज द एक्साइज प्राइस विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, दिस विल नेवर चेंज, इट विल रिमेन सेम, दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो का जो ई है वही टी जीरो मैच्योरिटी का ई है, यानी हमारे एग्जाम्पल में ₹100 पर शेयर। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता। स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि एक्सरसाइज प्राइस जो है वो चेंज होगी, पर वो चेंज नहीं होती। एक्सरसाइज प्राइस हमेशा सेम रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो सर अगर वो कांस्टेंट रहती है तो आपने तो हमको बताया था कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो रीप्राइस होता रहता है। तो सर रीप्राइस होने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को तो फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए, तभी तो रीप्राइस हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, कि जो ऑप्शन का प्राइस है यानी कि उस डेरिवेटिव का प्राइस है, यानी कि उस ऑप्शन की जो वैल्यू है वो उसके प्रीमियम अमाउंट से जानी जाती है। यानी कि जो उसका प्रीमियम अमाउंट है ना, यानी कि जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को पे करता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेकेंड नंबर पॉइंट में, कि ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है टू द स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज ये प्रीमियम पहुंचा देती है सेलर के पास। दिस प्रीमियम इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन, यानी कि द ऑप्शन प्राइस। तो जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे एक फ्यूचर प्राइस होती है, जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे एक फॉरवर्ड प्राइस होती है, लेकिन जब आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन प्राइस बोलेंगे तो प्रीमियम अमाउंट बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम बोलेंगे, एक्सरसाइज प्राइस नहीं बोलेंगे। तो दिस इज द एक्चुअल डेरिवेटिव प्राइस, यानी कि दिस इज द एक्चुअल ऑप्शन प्राइस, दिस इज द अमाउंट पेड बाय द ऑप्शन बायर एट टी इजकल टू जीरो टू द ऑप्शन सेलर। तो अगर कॉल ऑप्शन बायर की बात है तो सी प्लस वाला बंदा, और पुट ऑप्शन बायर की बात है तो पी प्लस वाला बंदा। तो ये जो ऑप्शन बायर होते हैं जो प्रीमियम अमाउंट निकाल के पे कर देते हैं, दैट इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन प्रीमियम है विच इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, उसके दो पार्ट होते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो दो अलग अलग वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। एक होती है इंट्रेंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन में होती है शेयर प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और पुट ऑप्शन में होती है एक्सरसाइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस। मैंने आपको बताया था कि ये जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, दिस इज़ नॉट द इंट्रेंसिक वैल्यू जो हम लोगों ने इक्विटी वैल्यूएशन या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह में देखा था। ये इंट्रेंसिक वैल्यू वो इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ये इंट्रेंसिक वैल्यू का यहाँ पर मतलब है कॉल ऑप्शन में शेयर प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस। दिस कैनॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर कभी शेयर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस के नीचे चली गई तो आंसर ज़ीरो आएगा, और कभी भी शेयर प्राइस पुट ऑप्शन के केस में एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर चली गई तो भी आंसर ज़ीरो आएगा। मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम वैल्यू होता है एक्सपेक्टेशन, यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, मान के चलो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो टी इक्वल टू जीरो में, और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, तो टी इक्वल टू जीरो में आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उस शेयर से। तो आज उस शेयर की जो प्राइस है वो फेवरेबल नहीं है, यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करके रखे हो तो आप क्या सोच रहे हो? आप सोचे कि शेयर की प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से बढ़ जाए। अगर मेरे एग्जांपल में लेके चलूँ, जो 100 रुपये मैंने लिया था, तो अगर 100 रुपये एक्साइज प्राइस है और मैंने सी प्लस किया हुआ है तो मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा कि जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये से बढ़ जाए। और आज शेयर का प्राइस यहाँ पर तो 120 है, बट मान के चलो 120 नहीं है, वो 90 रुपये है। तो आई विल हेजिटेट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज 90 रुपये उस शेयर की प्राइस आज चल रही है, और मैं ये मन में लेके बैठा हूँ कि जो शेयर की प्राइस है वो 90 से 100 तक आएगी और 100 को भी क्रॉस कर जाएगी। समझ रहे हैं? जो सी प्लस वाला बंदा होता है वो क्या सोचता है? वो यही सोचता है कि जो अंडरलाइंग एसेट यानी कि जो शेयर का प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से बढ़ जाए, मेरे केस में 100 रुपये से बढ़ जाए। तो अगर शेयर की प्राइस है 90 रुपीज़ है तो मैंने बहुत हैवी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि वो शेयर की प्राइस 90 से 100 तक पहुँचे और 100 से लेकर के आगे बढ़ जाए। ऐसा क्यों रख रहा हूँ मैं एक्सपेक्टेशन? क्योंकि 3 महीने का समय मेरे हाथ में है।
कोई भी अगर मुझसे पूछेगा भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर लिया, शेयर का प्राइस आज 90 रुपये है, तूने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर लिया, तुझे ऐसा क्या दिख गया, तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को 3 महीने का पीरियड दिख गया, क्योंकि भले आज शेयर की प्राइस 90 रुपये है, लेकिन 3 महीने का समय भी तो है। 3 महीने में कभी ना कभी तो 100 रुपये से ऊपर जाएगी, ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, दैट द शेयर प्राइस विल बिकम फेवरेबल टू द ऑप्शन बायर अप टू मैच्योरिटी डेट। और ये वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये निकलती है ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू करके, यानी कि बैलेंसिंग फिगर करके निकलती है। एंड दिस ऑल्सो कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो दो अलग अलग वैल्यू से बना है, एक है इंट्रेंसिक वैल्यू और एक है टाइम वैल्यू। उसके बाद मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, यानी कि डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था कि जो अंडरलाइंग एसेट है, कोई सा भी अंडरलाइंग एसेट है, यहाँ पे तो शेयर था, तो T0 में 120 है, फिर कभी 150 हो गया, फिर मान के चलो 100 हो गया, फिर 90 हो गया, और मैच्योरिटी डेट के दिन 130 हो गया। मैंने कई बार आपको बताया कि जो एक्साइज प्राइस है वो सेम रहती है। यहाँ पर भी मैंने ग्राफिकली आपको दिखा दिया कि 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। तो देखो एक्साइज प्राइस का ग्राफ सीधा जा रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बताया था कॉल ऑप्शन के केस में, कॉल ऑप्शन के केस में शेयर प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस। तो मान के चलो यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन का ही एग्जांपल लिया है, तो 120 माइनस 100 तो 20, 150 माइनस 100 तो 50, 100 माइनस 100 तो 0, 90 माइनस 100 तो भी 0, क्योंकि मैंने कहा था इंट्रेंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जब भी शेयर प्राइस एक्साइज प्राइस के नीचे चली जाएगी तो आंसर 0 आएगा। और फाइनली मैच्योर डेट के दिन 130 माइनस 100 30। तो इस तरीके से इंट्रेंसिक वैल्यू का ग्राफ आपको दिख रहा होगा, फ्लक्चुएटिंग है। टाइम वैल्यू का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइम वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन पे। मेरी एक्सपेक्टेशन किस पे डिपेंड कर रही है, 3 महीने पे, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड पे। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड के मैं पास जाते जाऊंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन उस शेयर से कम होते जाएगी, और फाइनली मैच्योरिटी डेट के दिन मेरी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी, यानी कि टाइम वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि मान के चलो T0 को 15 है टाइम वैल्यू, फिर 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, और मैच्योरिटी डेट के दिन आपका 0 हो जाएगा टाइम वैल्यू। तो सिंस मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रेंसिक वैल्यू है और जो टाइम वैल्यू है उसको जोड़ देंगे तो आपका ऑप्शन प्रीमियम बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन प्रीमियम बन जाएगा 20 + 15 35, फिर 50 + 10 60, फिर 0 + 9 तो 9, तो 0 + 7 तो 7, और 30 + 0 तो 30। तो अभी आपको सिर्फ दो लाइंस देखनी है, एक देखनी है अंडरलाइंग एसेट यानी कि शेयर की प्राइस की लाइन, और एक आपको ऑप्शन प्रीमियम यानी कि डेरिवेटिव की लाइन, और दोनों लाइन आपको ऐसे फ्लक्चुएटिंग दिख रही होगी। यही मैं कहना चाह रहा था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में, कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट होता है, अंडरलाइंग एसेट का भी ग्राफ इस तरीके से होता है, और उससे बने हुए डेरिवेटिव, इन माई केस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑप्शन प्रीमियम का भी जो ग्राफ है वो इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग होता है। फिर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि मैच्योरिटी डेट के दिन कॉल एंड पुट ऑप्शन में अगर इन द मनी है तो ऑप्शन प्रीमियम की जो वैल्यू आएगी वो इंट्रेंसिक वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम वैल्यू खत्म हो चुकी है, जो वैल्यू बची है वो इंट्रेंसिक वैल्यू बची है। अगर दोनों एट द मनी है, चाहे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, तो ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू भी कुछ नहीं बची और टाइम वैल्यू भी कुछ नहीं बची। और अगर आउट द मनी है तो भी कुछ नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं बची, टाइम वैल्यू तो वैसे भी कुछ नहीं बचती है मैच्योरिटी डेट के दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरेशन डेट का नेट प्रॉफिट वो कितना होगा, तो अगर मैंने सी प्लस करके रखा है, यानी कि कॉल बाय करके रखा है, और अगर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो प्रॉफिट होगा एस माइनस ई माइनस प्रीमियम, और इतने का लॉस हो जाएगा सी माइनस वाले को। अगर लैप्स हो गया तो लॉस होगा प्रीमियम अमाउंट, और प्रॉफिट होगा सी माइनस वाले को प्रीमियम अमाउंट। सेम पुट ऑप्शन में डिस्कस करते हैं कि पुट ऑप्शन में अगर पी प्लस जिसने किया है उसने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो प्रॉफिट हो जाएगा ई माइनस एस माइनस प्रीमियम, और उतने का लॉस हो जाएगा पी माइनस वाले को। लेकिन अगर ऑप्शन लैप्स हो गया तो लॉस होगा पी प्लस वाले को प्रीमियम अमाउंट का, और उतने का प्रॉफिट हो जाएगा पी माइनस वाले को प्रीमियम अमाउंट का। तो इतना कुछ हमने डिस्कस किया था इन डेरिवेटिव्स, और यहाँ पर मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। On 19th April, falling are the spot rates.
स्पॉट यूरो पर यूएसडी 1.200000, यूएसडी पर आईएनआर 44.8000। तो अगर आप यूएसडी पर आईएनआर को देखेंगे तो आपको दिखेगा डॉलर पर रुपीस 44.8। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ओ माई गॉड है कि नहीं। तो रुपीस डॉलर के नीचे आता है, हाँ आता है। रुपीस बेस करेंसी है तो हाँ है। तो यानी जो बेस करेंसी है वो अपने ऊपर वाले के साथ पॉइंट में होना चाहिए, यानी कि जो रुपीस है वो डॉलर के साथ पॉइंट में होना चाहिए। बट यहाँ पर तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर ओ माई गॉड है। यानी कि ये जो कोट दिया हुआ यूएसडी पर आईएनआर, यूएसडी पर आईएनआर नहीं है, ये आईएनआर पर यूएसडी है, यानी कि रुपीस पर डॉलर है। तो एक जगह ओ माई गॉड तो हर जगह ओ माई गॉड। तो ये भी यूरो पर यूएसडी नहीं है, ये यूएसडी पर यूरो है 1.20000। फॉलोइंग आर द कोर्स ऑफ यूरोपियन ऑप्शंस। तो ये यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है, अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, मैंने आपको डेरिवेटिव चैप्टर में बता दिया था। यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ। यूरोपियन ऑप्शन का मतलब ये है कि ऑप्शन एक्साइज मैच्योरिटी डेट को ही कर सकते हो। करेंसी पेयर यूरो यूएसडी, यानी कि यूएसडी यूरो। कॉल दिया हुआ है 1.2000 स्ट्राइक प्राइस है। प्रीमियम है $0.035 और एक्सपायरी डेट है जुलाई 19। तो आज है 19 अप्रैल और एक्सपायरी डेट है जुलाई 19, यानी कि अप्रैल मई और जून, यानी कि 19 अप्रैल से 19 मई, 19 मई से 19 जून, 19 जून से 19 जुलाई, यानी कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है। फिर इसी पे पुट ऑप्शन दिया हुआ है सेम स्ट्राइक प्राइस पे, प्रीमियम लगेगा 0.04 जुलाई 19। यूएसडी पर आईएनआर, यानी कि आईएनआर पर यूएसडी कॉल दिया हुआ है 44.8 रुपीज़ 0.12 सितंबर 19। अब सितंबर 19 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 19 अप्रैल से 19 मई, फिर 19 मई से 19 जून, 19 जून से 19 जुलाई, 19 जुलाई से 19 अगस्त और 19 अगस्त से 19 सितंबर। 5 महीने की बात चल रही है, यानी कि 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। यूएसडी पर आईएनआर पुट ऑप्शन 44.8000 रुपीज़ 0.04 सितंबर 19। A trader sells an at the money spot straddle expiring at 3 months July 19। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये वाली लाइन है, अ ट्रेडर सेल्स एन एट द मनी स्पॉट स्ट्रेडल एक्सपायरिंग एट 3 months जुलाई 19। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है, तभी क्वेश्चन पढ़ना फ्रूटफुल होगा। तो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब है या तो कॉल ऑप्शन सेल किया होगा या तो पुट ऑप्शन सेल किया होगा। एट द मनी स्पॉट का मतलब क्या है, यानी कि एटीएम की बात चल रही है, यानी कि जो अंडरलाइंग एसेट है और जो स्ट्राइक प्राइस है यानी कि एक्साइज प्राइस, वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, ये देखिए। एट द मनी का क्या मतलब होता है, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, इसका मतलब ये होता है कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो एक्साइज प्राइस के बराबर है। हमारे केस में अंडरलाइंग एसेट एक्सचेंज रेट्स हैं, तो यहाँ पे जो स्पॉट रेट है वो एक्साइज प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन के बराबर है। ये चीज़ आप देख भी सकते हैं, यूएसडी पर आईएनआर लिखा है 44.8000, यानी कि रुपीज़ पर डॉलर 44.8000। और नीचे अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखेंगे कॉल की और पुट की, तो आपको दिखेगा कि दोनों बराबर हैं, यानी कि जो स्पॉट रेट है और स्ट्राइक प्राइस है वो बराबर है। आप अगर डॉलर पर यूरो 1.20000 देखेंगे, यानी कि स्पॉट रेट को देखेंगे, तो स्ट्राइक प्राइस के बराबर है, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो। तो इस चीज़ से ये प्रूव होता है कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो एट द मनी स्पॉट का दिया हुआ है। अब स्ट्रैडल का क्या मतलब होता है, स्ट्रैडल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो जिसमें आप कॉल ऑप्शन भी डालोगे और पुट ऑप्शन भी डालोगे, यानी कि एक पोर्टफोलियो यानी कि एक बास्केट बनाने जा रहे हो जिसमें कॉल ऑप्शन भी होगा और पुट ऑप्शन भी होगा। तो क्या सी प्लस होगा, नहीं पता। क्या सी माइनस होगा, नहीं पता। क्या पी प्लस होगा, नहीं पता। क्या पी माइनस होगा, नहीं पता। इसका मतलब ये है कि आप कॉल ऑप्शन को तो रखोगे चाहे सी प्लस चाहे सी माइनस, और पुट ऑप्शन को भी रखोगे चाहे पी प्लस चाहे पी माइनस, लेकिन रखना दोनों को है, कॉल ऑप्शन को भी रखना है और पुट ऑप्शन को भी रखना है। तो सिंस यहाँ पे सेल्स लिखा था स्टार्टिंग में ही और यहाँ पे स्ट्रैडल लिखा है, मुझे कॉल ऑप्शन भी सेल करना है और पुट ऑप्शन भी सेल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बनाया कि आई विल सेल दी कॉल ऑप्शन एंड आई विल सेल दी पुट ऑप्शन। एक्सपायरिंग एट 3 month जुलाई 19। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट जुलाई 19 सिर्फ और सिर्फ डॉलर पर यूरो वाला जो एक्सचेंज रेट है उस पर है, यानी कि अब यूरो पर यूएसडी यहाँ पर ओ माई गॉड है तो स्विच कर देंगे, यूएसडी पर यूरो पर कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये आएगा कि द ट्रेडर हैज़ डन सी माइनस एंड पी माइनस, यानी कि कॉल ऑप्शन सेल किया एंड पी माइनस,
यानी कि पुट ऑप्शन भी सेल किया एट द रेट ऑफ स्ट्राइक प्राइस विच इज़ इक्वल टू द एक्चुअल स्पॉट रेट T0 बिकॉज एट द मनी है कितना, तो 1.2000 डॉलर पर यूरो, क्योंकि ओ माई गॉड है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। द ट्रेडर हैज़ डन C माइनस एंड P माइनस। C माइनस और P माइनस क्यों किया, क्योंकि सेल वाला वर्ड था। एंड क्यों किया, क्योंकि स्ट्रैडल लिखा था। स्ट्राइक प्राइस विच इज़ इक्वल टू द एक्चुअल स्पॉट रेट, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एट द मनी है। और डॉलर 1.2000 पर यूरो क्यों लिखा, क्योंकि ओ माई गॉड है। ये क्वेश्चन की सबसे खास लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टूडेंट बहुत बार इस लाइन पे कंफ्यूज होते हैं। आपको इस लाइन को ऐसे इंटरप्रेट करना है कि उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझना है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट गेन और लॉस इफ 3 months लेटर द स्पॉट रेट इज यूरो पर USD 1.2900। इसको पढ़ेंगे डॉलर पर यूरो 1.2900। तो अगर मैच्योरिटी डेट के दिन स्पॉट रेट यानी कि अंडरलाइंग एसेट 1.2900 हो जाता है तो गेन और लॉस निकालना है। तो सिंस मैंने C माइनस किया हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा कि जो एक्साइज प्राइस है 1.2000 डॉलर पर यूरो उसे नीचे चला जाए एक्सचेंज रेट। और P माइनस किया हुआ है, यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि डॉलर 1.2000 पर यूरो बढ़ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो C माइनस वाला है, यानी कि यहाँ पे ये क्या सोच रहा है, अंडरलाइंग एसेट गिर जाए। और जो P माइनस वाला है जो यहाँ पर है, वो सोच रहा है कि अंडरलाइंग एसेट बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो मैंने पोजीशन ली है, यानी जो पोर्टफोलियो बनाया है, वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाया कि नीचे जाने से भी मुझको फ़ायदा होगा और ऊपर जाने से भी मुझको फ़ायदा होगा। रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में ये हुआ कि एक्चुअल स्पॉट रेट T0 मैच्योरिटी में 1.2900 डॉलर पर यूरो हो गया, यानी कि एक्साइज प्राइस के ऊपर चला गया। ऐसा होने से मुझे कॉल ऑप्शन में लॉस हो जाएगा और पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन में मैं ये सोच रहा था कि 1.2000 पर यूरो एक्सचेंज रेट गिर जाए, लेकिन वो तो बढ़ गया। और पुट ऑप्शन में मैं जैसा सोच रहा था वैसा हो गया, यानी कि 1.2000 डॉलर पर यूरो से जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया और हो गया 1.2900 डॉलर पर यूरो। यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन है वो C प्लस वाला जो पार्टी है जिसके पास राइट है वो एक्सरसाइज कर लेगा, क्योंकि C प्लस वाला ये सोच रहा था कि जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाए, यानी कि 1 यूरो का जो प्राइस है डॉलर में वो बढ़ जाए, और वो बढ़ गया। तो सामने वाला जो C प्लस किया हुआ है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा, और मैंने यहाँ पे C माइनस किया हुआ है, मुझे लॉस हो जाएगा। लॉस कितना होगा, तो मुझे लॉस होगा S माइनस E माइनस प्रीमियम। S का मतलब हो जाएगा जो स्पॉट रेट हो गया, ई का मतलब एक्साइज प्राइस, और प्रीमियम माइनस कर देंगे। तो मेरा आंसर आएगा 1.2900 डॉलर पर यूरो माइनस 1.2000 डॉलर पर यूरो माइनस 0.035 डॉलर पर यूरो माइनस डॉलर 0.055 पर यूरो। मुझे पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन लैप्स कर देगा P प्लस वाला पार्टी। P प्लस वाला सोच रहा था कि जो अंडरलाइंग एसेट है यानी कि जो एक्सचेंज रेट है वो गिर जाए, लेकिन वो तो बढ़ गया। तो सामने वाले के पास सिंस राइट है वो ऑप्शन को लैप्स कर देगा, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू द प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट इज $0.04 इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन। तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 0.04 डॉलर पर यूरो का। तो नेट मेरा को कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो नेट मेरे को लॉस हो जाएगा माइनस $0.015 पर यूरो, यानी कि लॉस हो जाएगा मुझे $0.015 पर यूरो का। ठीक है, आंसर नेगेटिव आएगा तो नीचे पॉजिटिव लिखना है और सामने लॉस लिख देना है। ठीक है, तो मुझे नेट लॉस हो जाएगा $0.015 पर यूरो का। विच स्ट्रेटजी गिव्स अ प्रॉफिट टू द डीलर इफ 5 months लेटर, यानी कि सितंबर 19 को एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इज USD INR 45। तो अगर T इजिकल टू 0 को आप ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि USD पर INR यानी कि रुपीज़ पर USD 45 हो सकता है, तो आपको आज यानी कि T इजिकल टू 0 को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर अ ट्रांजेक्शन USD 1.5 मिलियन। ठीक है, क्वेश्चन का ये कहना है कि 19 अप्रैल को तो यानी कि T0 को तो एक्चुअल स्पॉट रेट रुपीज़ पर डॉलर है 44.8000, यानी कि यहाँ पर ओ माई गॉड है। 19 सितंबर यानी कि 5 महीने बाद
एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना है, दैट इज़ 45 रुपीज़ पर डॉलर। यानी कि हम कुल मिला के ये सोच रहे हैं कि जो अंडरलाइंग एसेट है, यानी कि जो डॉलर है, वो रुपए के अगेंस्ट में बढ़ जाएगा, 44.8 से 45 हो जाएगा। तो जब आप एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि अंडरलाइंग एसेट बढ़ जाए, तब आप क्या करते हैं? तो अगर आपको कॉल ऑप्शन करना है तो आप सी प्लस करते हो, और अगर आपको पुट ऑप्शन करना है तो पी माइनस करते हो। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो सी प्लस वाला है और जो पी माइनस वाला है, यहाँ पर देखिए, सी प्लस और पी माइनस वाले का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सेम है। दोनों चाहते हैं कि अंडरलाइंग एसेट बढ़ जाए। तो जब भी आप एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं कि अंडरलाइंग एसेट बढ़ जाए, तब आप या तो सी प्लस करते हैं या तो पी माइनस करते हैं। क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे, इसका मतलब ये है कि या तो मैं सी प्लस करूँगा या तो मैं पी माइनस करूँगा, और लिखा मैंने बीच में या सी प्लस या पी माइनस। ठीक है, तो अगर मैं सी प्लस करता हूँ तो टी टू मैच्योरिटी को क्या करूँगा, तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँगा बाय सी प्लस पार्टी, यानी कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा सी प्लस करने से, विच इज़ एस माइनस पी माइनस प्रीमियम। तो 45 रुपीज़ $1 हो गया, 44.8 $1 आज था, माइनस कर देंगे 0.12 रुपीज़ पर डॉलर, विच इज़ द प्रीमियम अमाउंट। तो दिस इज़ रुपीज़ 0.08 पर डॉलर। तो $1 पे मुझे 0.08 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। और अगर मैं 1.50 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट करता, यानी कि 15 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट करता, ये 15 लाख ऐसे आया कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 15 लाख डॉलर का अगर कॉन्ट्रैक्ट करता तो प्रॉफिट कितना होता, तो प्रॉफिट होता 0.08 रुपीज़ पर डॉलर, मल्टीप्लाई बाय डॉलर 15 लाख, डॉलर डॉलर कट जाएगा, आंसर आपको रुपीज़ में आएगा 1,20,000। तो $1 के पीछे आप 0.08 रुपीज़ कमाते, तो 15 लाख डॉलर के पीछे आपने 1,20,000 रुपये कमाए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। ये तो होगा अगर मैं सी प्लस करता। अगर मैं पी माइनस करता, तो अगर मैं पी माइनस करता तो ऑप्शन लैप्स कर देता पी प्लस वाला पार्टी, क्योंकि पी प्लस वाला पार्टी के पास राइट है, बिकॉज ही इज़ दी ऑप्शन बायर। उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था कि अंडरलाइंग एसेट गिर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, अंडरलाइंग एसेट तो बढ़ गया। तो ऑप्शन लैप्स कर देगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि पी माइनस में प्रॉफिट हो जाएगा प्रीमियम अमाउंट के जितना, विच इज़ 0.04 रुपीज़ पर डॉलर। ये रहा 0.04 रुपीज़ पर डॉलर। तो अगर मैं 1.5 मिलियन डॉलर्स यानी कि 15 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट करता, तो मुझे प्रॉफिट होता 0.04 पर डॉलर इंटू 15 लाख डॉलर्स, ₹60,000। तो $1 के पीछे ₹0.04 कमाता, 15 लाख डॉलर के पीछे 60,000 कमाऊंगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एक्सचेंज रेट है वो हो जाएगा 45 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि $1 का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर आप सी प्लस करते हो तो 1,20,000 का प्रॉफिट, और अगर पी माइनस करते हो तो 60,000 का प्रॉफिट। इस तरीके से सॉल्व होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन इन दी फॉरेक्स चैप्टर, जहाँ पर हमने करेंसी ऑप्शंस को समझा कि करेंसी ऑप्शंस कैसे काम करते हैं।